हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और आज का पहला प्रश्न है, पॉलीथीन है तो आपको बताना फ्रेंड्स पॉलीथीन क्या है। हम ज़्यादा ऑप्शंस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने में क्या होता है कि ऑप्शन पढ़ने पर टाइम बर्बाद होता है, इसलिए वीडियो लेंथी हो जाता है। तो हम जो राइट आंसर होगा उसी पर डिस्कस करेंगे। तो पॉलीथीन क्या फ्रेंड्स, आपको बताना है कि पॉलीथीन क्या है। तो पॉलीथीन जो है फ्रेंड्स वो एक योगात्मक बहुलक है। अब बात आती है कि योगात्मक बहुलक क्या होता है, कैसा होता है। तो पहले हम करते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन देखिए फ्रेंड्स, ये एक योगात्मक बहुलक है जो एथिलीन के क्या करता है कि योगात्मक बहुलीकरण पर प्राप्त होता है। तो एथिलीन की जो है योगात्मक बहुलीकरण पर प्राप्त होता है और इसका उपयोग जो है फ्रेंड्स बोतलों, कूड़ेदानों, बाल्टियों, पाइपों और आदि को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक बहुलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पॉलीथीन है योगात्मक बहुलक होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 की आवश्यकता दर्शाने के लिए किए गए प्रयोग में प्रयुक्त क्षार कौन सा है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 की आवश्यकता दर्शाने के लिए किए गए प्रयोग में प्रयुक्त क्षार कौन सा है। तो बताए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, KOH। तो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है CO2 की आवश्यकता दर्शाने के लिए किए गए प्रयोग में जो फ्रेंड्स क्षार KOH होता है। और क्या है कि जो KOH है ना, ये पात्र में जो उपस्थित संपूर्ण CO2 को अवशोषित करके क्या करता है, KHCO3 का निर्माण करता है। और फिर क्या होता है कि जिस कारण से उत्पन्न जो CO2 के अभाव के कारण पादप जो है प्रकाश संश्लेषण करके स्टार्च का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका पूरा डिटेल है। नेक्स्ट बढ़ते फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, वो है अंतरिक्ष की पराबैंगनी किरणों से होने वाला कैंसर है। तो आपको बताना फ्रेंड्स अंतरिक्ष की पराबैंगनी किरणों से होने वाला कैंसर है। तो आप बताइए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस सभी को आ ही जाएगा। तो बताए फ्रेंड्स, जो अंतरिक्ष की पराबैंगनी किरणों से होने वाला कैंसर कौन सा है। तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, त्वचा का कैंसर। जो फ्रेंड्स ये जो है पराबैंगनी किरणों से होने वाला कैंसर है। अब देखिए कि ये जो है कैसे होता है। तो क्या होता है कि फ्रेंड ओजोन परत के जो अपक्षय के कारण जो है अंतरिक्ष एवं जो है सूर्य से आने वाली जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणें के द्वारा क्या होता है, त्वचा की उपकला की कोशिकाओं में उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है और क्या होता है कि त्वचा का कैंसर निर्मित हो जाता है। तो यही इसका पूरा कारण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर, वो है आपको हम सभी जो हैं ऑप्शन दिखाएंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना फ्रेंड्स, जो कथन दे रखे हैं इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो आप इन ऑप्शंस को पढ़िए, फिर हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि पहला ऑप्शन कहता है कि इसे हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला इसमें जो कथन है वो है, मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की बाह्य झिल्ली उसकी परिसीमन संरचना होती है। और दूसरा है, आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और तीसरा जो है, कोशिका द्रव्य ही वह स्थान है जहां पादप और जंतु कोशिकाओं की जैविक कोशिकीय क्रियाएं संपन्न होती है। और ऑप्शन नंबर डी है, तारक केंद्रक झिल्ली रहित होता है तथा सामान्यतः पादप कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने सभी ये इसके जो ऑप्शंस पढ़े होंगे। तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है हमें। तो ये बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें लग रहा है कि जो इसका असत्य जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है, आप देखिए इसको कि तारक केंद्रक झिल्ली रहित होता है तथा सामान्यतः पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इस पर बात कर लेते हैं क्या होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा असत्य है। क्या होता है कि जंतु कोशिकाओं में प्रत्येक तारकाय जो है 2 जोड़े तारक केंद्रों का बना होता है। और क्या है कि प्रत्येक जोड़े के तारक केंद्रों को डिप्लोसोम भी कहते हैं। जो प्रत्येक जोड़े के तारक केंद्रों को डिप्लोसोम भी कहते हैं। और तथा ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से क्या होता है कि 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। और झिल्ली रहित जो कोशिकांग है पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। फिर क्या होता है कि ये सभी जंतु कोशिकाओं के विभाजन इसके समय जो है गुणसूत्र के
विभाजन में सहायक होते हैं और क्या करते हैं कि क्योंकि ये क्या है, विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में तर्कु तंतु बनाते हैं। तो ये इसका पूरा डिटेल है। आप देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर, वो है निम्न में से कौन सा पादप प्रजनन प्रोग्राम में जनन द्रव्य के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा पादप प्रजनन प्रोग्राम में जनन द्रव्य के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, लक्षणों या गुणों के वांछनीय संयोजन वाले पादपों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक जीनों का प्रभावी उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक उत्परिवर्तित जीनों को देखना। ऑप्शन नंबर डी, विविधता के संग्रह करना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप प्रजनन प्रोग्राम में जनन द्रव्य के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए, लक्षणों या गुणों के वांछनीय संयोजन वाले पादपों की पहचान करना, ये इसका राइट आंसर है। तो देखिए क्या होता है कि पादप प्रजनन कार्यक्रम में वांछित गुण युक्त कई किस्म के विकास के लिए क्या है, समस्त जनकों के जनन द्रव्य का क्या है मूल्यांकन किया जाता है। और क्या है कि जनकों के चयन के समय क्या है कि जाति प्रजातियों की आकारिकी और शारीरिकी कार्यरिकी पुष्पन परागण व परिपक्वन संबंधित गुणों का क्या होता है कि मूल्यांकन किया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि जनक पादपों में समयुग्मनजता प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि स्वपरागण कराया जाता है। ये इसका जो ये कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे को फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, मनुष्य में भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो बताना फ्रेंड्स, मनुष्य में भ्रूण का परिवर्तन होता है। इस राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में जो फ्रेंड्स भ्रूण का परिवर्तन होता है मनुष्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य में रोपण पश्चात भ्रूण का परिवर्तन गर्भाशय में होता है। और क्या करता है कि यह श्रेणी गुहा की गुहा की मध्य रेखा में आंतयोजनी तथा जो स्नायुओं द्वारा जुड़ा लगभग 75 सेमी लंबा होता है और 3 सेमी मोटा होता है तथा 5 सेमी चौड़ा होता है और खोखला होता है, शंकोकार या नाशपाती के आकार का अंग होता है। तो बढ़ते फ्रेंड्स आगे की ओर, वो क्या कहता है, अनावृत बीजी पादपों को बीजपत्री तथा एक बीजपत्री के मध्य स्थान देना इनके वर्गीकरण की कमी थी। तो किसके थी बताना फ्रेंड्स, अनावर्ती पौधों को द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री के मध्य स्थान देना इनके वर्गीकरण की एक कमी थी। तो बताना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो किनके कमी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंथम एवं हुकर। तो विभिन्न प्राकृतिक लक्षणों की मदद से पादपों के वर्गीकरण का प्राकृतिक प्रारूप दिया इन्होंने, बैंथम और हुकर ने। इन्होंने अनावृत बीजी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री के मध्य स्थान दिया। किसने, बैंथम और हुकर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर, अरिसमिति दिखाई देती है। तो किन दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा व निडेरिया में। ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का, पोरीफोरा व इकाइनोडर्मेटा में। और ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा में। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा व निडेरिया में। क्या होता है कि इनमें क्या है, अरिसमिति ये दर्शाते हैं। कौन, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा व निडेरिया। फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है कि इनके बारे में जानते हैं। अरिसमिति वाले जंतुओं के क्या होते हैं कि अंग जो है शरीर के जो है केंद्रीय अक्ष के चारों ओर त्रिज्याओं पर जो है फ्रेंड्स स्थित होते हैं। और क्या है, तभी इनके शरीर को अगर एक से अधिक त्रिज्याओं में काटा जाए तो ये क्या होता है कि कटे हुए भाग संरचना एवं अंग विन्यास में समान होते हैं। यही अरिसमिति होती है। तो बढ़ते आगे फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका है। तो बताना फ्रेंड्स, इनमें से आपको एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका है क्या है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति रहित। तो एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति रहित। तो प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य जो है कोशिका भित्ति रहित कोशिका होती है। और इसमें क्या होता है कि इस कोशिका की कोशिका भित्ति जो है यांत्रिक या एंजाइमी तरीकों के द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से हटा दी गई है।
यह जो है कोशिका कायिक संकरण में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, कोशिका वृद्धि रहित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है ट्रिप्सिन डॉट डॉट में सहायता करता है। तो आपको बताना फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन डॉट डॉट पाचन में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। तो क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है और यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं एवं पेप्टोन श्रृंखलाओं के में विखंडित करता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, यह एंजाइम अग्नाशयी रस में उपस्थित होता है। ट्रिप्सिन का होता है अग्नाशयी रस में उपस्थित होता है। इतना इसके बारे में जाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो बताना फ्रेंड्स, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या कहता है कि जैव निम्न समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, देखिए प्लास्टिक एक क्या है, अजैव निम्नीकृत पदार्थ है और यह जो है मानव द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, संघ मोलस्का के जंतु का शरीर विभाजित होता है। तो बताना फ्रेंड्स, संघ मोलस्का के जंतु का शरीर किस किस विभाजित होता है। इसका राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, सिर, पेशीपाद व विसरल कुबड़ में जो है फ्रेंड्स ये विभाजित होता है। तो ये विभक्त होता है, और जबकि संघ ऑर्थोपोडा के जंतुओं का शरीर जो फ्रेंड सिर, धड़ व उदर में विभक्त होता है। बढ़ते आगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। वो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी राइट था उसका। और इसमें बढ़ते हैं 62 में, कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो बताना फ्रेंड्स, कचरे में क्या होता है कि एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो बताना फ्रेंड्स क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैग सब्जी के छिलके जो हैं कार्बनिक अपशिष्ट होता है। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, वो क्या होता है, सब्जी के छिलके। तो क्या होता है कि सब्जी का छिलका क्या है फ्रेंड्स, ये कार्बनिक अपशिष्ट का उदाहरण है। कार्बनिक अपशिष्ट जैव निम्नलिखित कचरे की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार के अपशिष्टों को फ्रेंड्स अब घटक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन आदि के रूप में जो फ्रेंड्स इसको विघटित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, सब्जी के छिलके। बढ़ते फ्रेंड्स आगे और क्या कहता है, मटर के लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं। यदि दूसरी पीढ़ी में कुल 50 सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं तो लाल पुष्प वाले पौधों की संख्या होगी। तो बताना फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 150 होगी। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि एक संकर संकरण के प्रयोग के अनुसार जो है मटर के लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं, अतः लाल रंग प्रभावी गुण है। यदि दूसरी पीढ़ी में कुल 50 सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं तो लाल पुष्प वाले पौधों की संख्या 150 होगी। क्योंकि अब क्यों होगी उस पर बात करते हैं। क्योंकि एक संकर संकरण में अब 2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में लाल व सफेद पुष्प प्राप्त होंगे, अथवा क्या होगा कि 50 गुणा 3 बराबर 150, 50 × 3 बराबर 150। ये जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते आगे फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। तो बताना फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। 64 का आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है फ्रेंड्स, एक दिशीय होता है। अब इस पर कैसे होता है, पारिस्थितिक तंत्र में जो फ्रेंड्स ऊर्जा जो है सदैव एक दिशा में प्रवाहित होती है। क्योंकि लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार, लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। और क्या होता है फ्रेंड्स कि जो 10% तो क्या होता है, ये जो है उस स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन जो 90% ऊर्जा होती है नष्ट हो जाती है, अर्थात कि क्रमिक रूप से ऊर्जा की मात्रा जो है घटती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय होती है। बढ़ते आगे फ्रेंड्स, आगे क्या कहता है प्रश्न बढ़ते हैं। तो वो है, स्थल पर कीटों की विविधता का कारण निम्न में से कौन सा लक्षण है। तो बताना फ्रेंड्स, निम्न में से स्थल पर कीटों की विविधता का कारण निम्न में से कौन सा लक्षण है। तो
इनमें हम क्या है कि स्थल कीटों की जो विविधता का कारण निम्न में से कौन सा लक्षण है आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बाह्य कंकाल। अब बाह्य कंकाल किस वो बेस पर हमने कहा कि बाह्य कंकाल पर लक्षण है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो कीटों का जो बाह्य कंकाल जो होता है प्राथमिक तौर पर क्या होता है, प्रोटीन्स और काइटिन से बना होता है, और जो मिलकर क्या करता है कि एक मजबूत लचीले कवच का निर्माण हो जाता है, करते हैं ये। और फिर क्या होता है कि अपने ये जो है अपने कठोर बाह्य कंकाल के कारण फ्रेंड्स क्या करते हैं, कीट सभी आवासों में जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह पाते हैं। और फिर क्या करती है, आवास आकार एवं रंग में अनुकूलित ये रूपांतरण से कीटों में उच्च विविधता उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए जो फ्रेंड्स ये जैव विविधता का कारण है बाह्य कंकाल, काइटिन व प्रोटीन्स का बना होता है। बढ़ते फ्रेंड्स आई कोहर, वो क्या कहता है फ्रेंड्स, अब देखिए ये प्रश्न आ गया यहाँ पर कि 66 निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है आपको बताना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ओजोन क्षय। तो क्या है कि इनमें से जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है ओजोन क्षय। अब ओजोन क्षय से क्या मतलब यार ध्वनि प्रदूषण का, तो इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओजोन क्षय जो है ना वायु प्रदूषण के कारण होता है, न कि ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब क्या होता है कि ओजोन का क्षय जो है CFC जैसे वायु प्रदूषणों के कारण होता है, और जो इसमें से जो दिए गए विकल्प हैं फ्रेंड्स, ये ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते हैं सभी। हृदय घात हो गया, कर्णाद हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, ये सब जो फ्रेंड्स क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण का ये प्रभाव है। लेकिन ओजोन क्षय जो फ्रेंड्स ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, क्योंकि ओजोन क्षय वायु प्रदूषण के कारण होता है। इसमें तो ध्वनि प्रदूषण का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो फ्रेंड्स वो राइट हो जाएगा, ओजोन क्षय। बढ़ते फ्रेंड्स आई को और वो क्या कहता है, केंद्र का निर्माण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्र का निर्माण होता है कहाँ होता है आपको बताना है। तो केंद्र का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर देखकर आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियो प्रोटीन से जो है केंद्र का निर्माण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि सुकेंद्रीय जो केंद्रक न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक अम्ल या DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन क्रोमैटिन जालिका या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन से ये बनते हैं। बढ़ते आगे फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, एक मरीज का रुधिर विश्लेषण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अत्यधिक मात्रा दर्शाता है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही ले होना चाहिए। तो आपको बताना फ्रेंड्स, एक मरीज का रुधिर विश्लेषण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अत्यधिक मात्रा दर्शाता है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष होना चाहिए। तो आपको बताना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित थी। ये जो है फ्रेंड्स इसका निष्कर्ष होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जो है फ्रेंड्स संयुक्त होकर एक स्थायी पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी हीमोग्लोबिन से बंधुता O2 की अपेक्षा 210 गुना अधिक होती है। कितनी गुना, 210 गुना अधिक होती है। अथवा जो है फ्रेंड CO की अधिकता की उपस्थिति में O2 जो है हीमोग्लोबिन से संयुक्त नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप जो फ्रेंड्स O2 की कमी से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो यही इसका कारण है। बढ़ते फ्रेंड्स एक और, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपको अभी बताता हूँ मैं। तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन वो है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के जो है फ्रेंड्स संक्रमण से फाइलेरिएसिस जो फ्रेंड्स फाइलेरिएसिस जो है फाइलेरिएसिस तो एक फाइलेरिएसिस ये जो फ्रेंड्स यहाँ हाथी पाँव रोग। अब जैसे फाइलेरिएसिस को जो फ्रेंड्स अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये होता है हाथी पाँव इससे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो है किससे होता है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण जो फ्रेंड्स ये हाथी पाँव रोग होता है। क्यूलेक्स मच्छर इस कृमि का जो फ्रेंड्स वाहक एवं मध्यवर्ती पोषक है। कौन, क्यूलेक्स मच्छर। फिर क्या होता है कि मादा कृमि में जो मादा कृमि नर कृमि से दुगनी लंबी होती है। और वुचेरिया जो फ्रेंड्स कहाँ होता है, ये लसिका
वाहिकाओं व लसिका ग्रंथियों में रहता है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये कहाँ रहता है? लसिका वाहिकाओं एवं लसिका ग्रंथियों में रहता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो हमें अब बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा मनुष्य की लसिका वाहिका में रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कहाँ रहते हैं? लसिका वाहिकाओं में व लसिका ग्रंथियों में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स साइको क्या कहता है? WWF विश्व वन्यजीव कोष में के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए कि WWF विश्व वन्यजीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो कौन सा जानवर है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांडा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक एक पांडा है, और जो है फ्रेंड्स यह चीची नामक एक पांडा से अभिप्रेरित है, जो लंदन के चिड़ियाघर में रखा गया। कहाँ रखा गया था? लंदन के चिड़ियाघर में रखा गया था। और सन 1961 ईस्वी में 1961 में क्या हुआ कि इस पांडा को विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। कब बनाया गया था फ्रेंड्स? अगर प्रश्न आएगा कि वन्यजीव कोष का प्रतीक पांडा को कब बनाया गया था, वो बनाया गया था फ्रेंड्स 1961 ईस्वी में, जो फ्रेंड्स इसे बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। और ये इसका जो है WWF का ये प्रतीक चिन्ह बनाया गया था पांडा 1961 में। फिर यह जो फ्रेंड्स यह दुनिया का जो फ्रेंड्स सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संरक्षण संगठन है। कौन? WWF, जो जंगल के संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम कर रहा है। कौन? WWF। इसका प्रतीक जो है पांडा है। कब इसको प्रतीक बनाया गया था? 1961 में, 1961। तो बढ़ते फ्रेंड्स आगे की ओर। मनुष्य के नासामार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी के नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, मनुष्य के नासामार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी के नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्लेष्म कला। तो क्या होता है फ्रेंड्स? नासा कक्ष में जो उपस्थित श्लेष्म कला से जो फ्रेंड्स स्रावित होने वाला श्लेष्म अंदर आने वाली जो वायु के ताप एवं नमी के नियमन में क्या करता है? सहायता करता है। और यह जो फ्रेंड धूल, मिट्टी आदि के महीन जो कण होते हैं ना, उनको भी फेफड़ों में जाने से रोकता है। कौन? श्लेष्म कला। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्लेष्म कला। बढ़ते आगे फ्रेंड्स, वो क्या कहता है? मनुष्य की वेगस तंत्रिका में क्षति सामान्यतः प्रभावित नहीं करेगी। तो मनुष्य की वेगस तंत्रिका में क्षति सामान्यतः प्रभावित किसी नहीं करेगी। आप ऑप्शन नंबर इसको बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर का मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिह्वा की गति को जो है मनुष्य की वेगस तंत्रिका में क्षति प्रभावित नहीं करेगी, जिह्वा की गति को। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वेगस तंत्रिका जो फ्रेंड्स एक मिश्रित कपाल तंत्रिका है। वेगस तंत्रिका क्या है? एक मिश्रित कपाल तंत्रिका है, जो फ्रेंड्स आमाशय, आंत, वायु संवहन तंत्र, फेफड़ों की पेशियों और डायफ्राम एवं हृदय की पेशियों को नियंत्रित करती है। यह फ्रेंड जिह्वा की जो है गति को प्रभावित नहीं करती है। जिह्वा की गति ग्लोसोफेरेंजियल तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। ग्लोसोफेरेंजियल तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है जिह्वा की गति। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मनुष्य की वेगस तंत्रिकाओं में क्षति किसको प्रभावित नहीं करेगी? जिह्वा की गति को प्रभावित नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स आगे और निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको बताना फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर डाइऑक्साइड जो है फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉपर डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। अन्य सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं ये, और ग्रीन हाउस गैसें वातावरण जो फ्रेंड्स उत्सर्जित होकर तापीय विकिरण का अवशोषण कर हरित गृह प्रभाव की भांति धरती पर तापमान बढ़ा देती हैं, और इनकी अधिक सांद्रता जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। किसकी? ये ग्रीन हाउस गैस है। तो बढ़ते फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे को, यकृत संश्लेषित करता है। तो आपको बताना फ्रेंड्स, हमारा जो यकृत है संश्लेषित करता है, क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है? यूरिया। तो यूरिया संश्लेषित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यूरिया। कौन? यकृत संश्लेषित करता है, ऑप्शन नंबर सी यूरिया को। तो मानव में जो यकृत जो है यूरिया नाइट्रोजनी अपशिष्ट का संश्लेषण करता है।
और यह जो फ्रेंड्स रुधिर में उपस्थित अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। और एक क्या करता है कि ये जो हमारे रुधिर में जो उपस्थित जो अमोनिया है इसको क्या करता है यूरिया में परिवर्तित करता रहता है, और इस यूरिया का मूत्र के रूप में वृक्क द्वारा फ्रेंड्स निष्कासन कर दिया जाता है। तो बढ़ते फ्रेंड्स आइकोर यूरिया इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या आप देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान शिमला और राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान दिल्ली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर जो फ्रेंड्स ये क्या है फ्रेंड राइट आंसर है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। तो इसमें से जो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान का है वो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान केंद्र जो फ्रेंड दिल्ली में ना होकर कहाँ है, ये कहाँ है, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड्स ये है लखनऊ में है ये। और जो फिर उसके बाद जो फ्रेंड्स केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो कटक में है फ्रेंड्स, ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये भी है फ्रेंड्स लखनऊ में है। और इसमें से हमें बताना था कि कौन इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मैसूर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं की ओर, सबसे बड़ी एकल कोशिका। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ी एकल कोशिका क्या है इनमें से, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सभी को पता है। तो सबसे बड़ी इसमें से जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा फ्रेंड्स सबसे बड़ी एकल कोशिका है। अब थोड़ा इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी एकल कोशिका फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग का अंडा है, और यह जो फ्रेंड 170 mm लंबा होता है, 170 mm लंबा होता है। जबकि माइकोप्लाज्मा मतलब PPLO बोलते हैं जिसको, फ्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा ये एक सबसे छोटी है। अब जिसकी सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर इसकी कोशिकाएं होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका मतलब, और सबसे बड़ी ये शुतुरमुर्ग का अंडा 170 mm लंबा होता है। बढ़ते फ्रेंड्स आइको, और इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग का अंडा एक सबसे बड़ी एकल कोशिका है। बढ़ते आइको, भारत के किस राज्य में अरबिथीटू वन्यजीव पशु विहार स्थित है। तो अरबिथीटू वन्यजीव पशु विहार कहाँ स्थित है भारत के अंदर, तो किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये न्यू प्रश्न है, आ सकता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो अरबिथीटू वन्यजीव पशु विहार फ्रेंड्स कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। तो कहाँ है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के किस जिले में है, मैसूर जिले में स्थित है ये अरबिथीटू वन्यजीव पशु विहार, कर्नाटक के मैसूर जिले में है। और फ्रेंड्स इस पशु विहार में जो है फ्रेंड ना तेंदुआ, स्पॉटेड हिरन और वाइल्ड बोर और क्या है इसमें जंगली भैंसा तथा कई अन्य वन्य जीव प्रजातियों का फ्रेंड्स इसमें संरक्षण किया जाता है। तो ये जो कहाँ है, मैसूर जिले में स्थित है, कर्नाटक के। तो बढ़ते, और इसमें जो फ्रेंड्स एक बात, हाँ, तो इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना फ्रेंड्स, वो है 718.39 एकड़ इसका क्षेत्रफल है। कितना, 718.39 यानी कि 39 एकड़, 718.39 एकड़ है इसका क्षेत्रफल। तो बढ़ते आगे फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशाभिका भिन्न होती है। तो बता रहे फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशाभिका भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म नलिकाओं के संगठन एवं गति के प्रकार में जो फ्रेंड्स ये क्या है, कोशिका भिन्न होती है। तो क्या है कि इसमें थोड़ा इसके भी बात कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशाभिकाएं होती है फ्रेंड्स, सूक्ष्म नलिकाओं के संगठन एवं गति के प्रकार में भिन्न होती है।
और जो फ्रेंड्स यूकेरियोटिक कोशिका की जो कसाबिका में 9+2 संगठन एवं और प्रोकैरियोटिक कोशिका की कसाबिका में 9+0 प्रकार का संगठन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यूकेरियोटिक कोशिका में ना कसाबिका में जो है यूकेरियोटिक कोशिका की कसाबिका में 9+2 संगठन एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कसाबिका में संगठन होता है 9+0 प्रकार का संगठन पाया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति एवं गुण अलग अलग होते हैं जिसका कारण है। तो बताया फ्रेंड्स जिसका कारण क्या है, विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति एवं गुण अलग अलग होते हैं। तो क्या कारण है इसका? तो इसका कारण फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो फ्रेंड्स इसके कारण है वातावरण, मौसमी प्रक्रिया, स्थलाकृति। तो फ्रेंड्स क्या है कि जो मृदा की प्रकृति और गुण जो फ्रेंड्स मौसम, वातावरण या जलवायु कारकों और स्थलाकृति पर निर्भर करते हैं और विभिन्न मौसमी प्रक्रियाओं जैसे स्थानीय चट्टानों का अपक्षरण और वातावरणीय परिवर्तनों, यांत्रिकी बल, रासायनिक परिवर्तन और क्या हो सकता है जैविक विघटन के कारण मृदा का संगठन, ये सब पे प्रभावित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।